हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज का हमारा डिस्कशन फिफ्थ रहेगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का डिस्कशन 4 कर चुके हैं, 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का डिस्कशन फिफ्थ है जिसमें हम लोग फिफ्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं। और फिफ्थ चैप्टर में बहुत कुछ तो नहीं था इम्पोर्टेंट, बट जो भी चीज़ें थी वो इस चैप्टर में कवर करते हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज चैप्टर्स हम लोग समझ रहे हैं किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, किस इंडस्ट्री में किस टाइप का काम किया जाता है, कैसा रॉ मटेरियल आता है, मतलब कैसा कच्चा माल आता है, और किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाकर वो बाहर भेजते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज देखते हैं इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या होता है हर इंडस्ट्री में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। मतलब क्या हुआ है, तो इंडस्ट्रीज को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कि कच्चा माल कैसा है, क्या वो प्लांट से आ रहा है, क्या वो ओशन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, साइज क्या है, मतलब कितनी छोटी इंडस्ट्री है या कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और ओनरशिप कैसी है, मतलब किसी ने प्राइवेट की है किसी की या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, ये सब चीज़। अगर हम रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज की बात करें, इसके भी टाइप्स हैं। फिर इसमें एग्रो बेस्ड, मैरिन बेस्ड, मराइन जिसे बोलते हैं, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल दे यूज। जैसे अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये लोग रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल की तरह यूज करते हैं एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, भैंस से हमें दूध मिलता है, तो या बकरी से भी हमें दूध मिलता है। तो दूध को यूज करके, दूध एक इनके लिए रॉ मटेरियल हो गया, दूध को यूज करके ये लोग फिर अलग अलग चीजें बनाते हैं। ऐसे ही जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं और फिर आगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बाजार में सेल आउट करते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। मतलब क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज जो मिनरल ओर्स होते हैं उनको अपना रॉ मटेरियल, उनको अपना कच्चा माल मानती है। इस इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आयरन ओर है, आयरन ओर से हम लोगों ने आयरन निकाला, ठीक है, आयरन हो गया इसका काम। अब ये जो आयरन होगा ये दूसरी किसी इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, जहाँ पर वो इंडस्ट्री इसको, इस आयरन को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने में यूज़ करेगी। जैसे हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, या रेलवे कोचेस, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनका भी मैन्युफैक्चर करने में आयरन का यूज़ होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आयरन ओर से आयरन निकला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद आयरन अब यूज़ हुआ किसी और इंडस्ट्री में जाके एज अ रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्रीज जो सी और ओशन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको अपना रॉ मटेरियल मानती है। ओके, मेराइन से समझ आ रहा होगा आपको कि ये सी और ओशन से रिलेटेड है। बस इतना है कि सी और ओशन से जो भी रॉ मटेरियल निकलता है वो उसको अपना प्रोडक्ट मानकर फिर काम करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। लिखा हुआ है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब भाई फॉरेस्ट से पता चल रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, जो भी फॉरेस्ट से निकला उसको अपना रॉ मटेरियल मानती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो जैम होता है, हम लोग ब्रेड पर जैम लगा के जो खाते हैं वो जैम, अब मिक्स फ्रूट जैम भी आता है, एप्पल जैम आता है, मैंगो जैम आता है। तो ये लोग मैंगो जो हुआ वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हुआ। अब मैंगो को उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ में लाए वो लोग, और फिर उससे जैम बनाया और मार्केट में सेल आउट किया।
अब ये इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं फॉरेस्ट से पल्प और पेपर भी। अब पल्प और पेपर मिला, अब पेपर कहाँ पे या यूज़ होगा? फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में, सॉरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल का काम क्या होता है? ये जो दवाइयाँ बनती हैं, अगर हमें बुखार हो जाता है तो हम लोग दवाई लेते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये दवाई बनाता कौन है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्नीचर बनाने में हमारी जो टेबल्स होती हैं या फिर सोफ़ा होता है, बेड होता है, वो सब चीज़ बनाने में फॉरेस्ट में से जो लकड़ियाँ आती हैं उसका यूज़ होता है। और बिल्डिंग्स में भी कई बार ज़रूरत हो जाती है, जैसे हमारी चेयर्स भी कई बार होती हैं लकड़ी की। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ का। भी हमने देखा था ना, इंडस्ट्री 3 तरह से क्लासीफाई हो रही थी। एज अ रॉ मटेरियल कि कच्चा माल हमने क्या लगाया, और अब है सेकेंड पॉइंट आता है साइज़ का, कि साइज़ में इंडस्ट्री छोटी हैं, बड़ी हैं, किस तरह से हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है, बांट रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ? कितना पैसा हमने उसमें, कैपिटल का मतलब है यहाँ पर मनी से, तो कितना पैसा हमने इंडस्ट्री में लगाया है, कितने लोग हमने रखे हुए हैं इंडस्ट्री में, और कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा लगाया है, कितने लोग रखे हैं हमने काम पर, और कितना प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्री दे रही है। इसी बेस्ड ऑन द साइज इंडस्ट्रीज को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये कम पैसा लगाते हैं और कम ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उल्टा लार्ज स्केल में हो जाएगा, ज़्यादा पैसा लग रहा है और ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी का यूज़ सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे यूज़ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ये लोग ज़्यादा अमाउंट कैपिटल का मतलब ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मोबाइल फ़ोन्स का या कंप्यूटर्स का बनना, या हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका बनना, और हैवी मशीनरी का बनाने में उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, अगर मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो जहाँ से आप लोग दूध लाते होंगे, शायद कोई डेयरी से लाते होंगे, तो उस डेयरी में क्या होता है, 4-5 भैंसें होती हैं, या 10-12 भी भैंसें हो गई, और कुछ 1-2 गायें होती हैं। उसमें 1 या 2 बंदे निकालते हैं बस, और दूध, और फिर वो बांटते हैं। तो ये थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि 8-10 भैंसें ही हैं और 2 या 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग इसमें जुड़े हुए होंगे इस काम में। लेकिन अगर मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो जैसे गौशाला होती है, या बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बहुत सारे जानवर हो, मतलब बहुत सारी भैंसें हों, जानवर क्या, भैंस और गायें हों, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट पैसे का लगेगा उनको रखने के लिए, और ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना पड़ेगा सबका दूध एक साथ या धीरे धीरे करके निकालने में। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है ओनरशिप का। ओनरशिप में लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज को हम लोग 4 से 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पर। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कि किसी की प्राइवेट उसने अपनी इंडस्ट्री खोल रखी है, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वो इंडस्ट्री है, जॉइंट सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट या पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर जहाँ पे कॉपरेशन से कुछ काम होता है, या फिर बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने एक इंडस्ट्री खोल रखी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, मतलब खुद खरीदते हैं या खुद लगाते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं, या तो एक बंदा या फिर एक ग्रुप। ओके, पब्लिक सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये खरीदी भी और चलाता भी कौन है इसे, गवर्नमेंट। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये ऐसे करके ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, अब ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं स्टेट और इंडिविजुअल्स।
स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत पैसा देगी, बाकी कुछ पैसा जो इंडिविजुअल है, मतलब अकेला बंदा है या कोई ग्रुप है उसका, वो काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज ओन और ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ये इंडस्ट्रीज को खरीदता भी और ऑपरेट भी एक इंसान खुद ही है। अब फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो, मतलब कोई रॉ मटेरियल बना रहा हो, या कोई चीज़ सप्लाई कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह पर, वर्कर्स, रॉ मटेरियल और बोथ, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी। ये एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के। ओके, तो चलते हैं आगे। अब है हाउ पेपर इज मेड। पेपर आखिरकार बनाया कैसा जाता है। ट्रीज व कट डाउन। सबसे पहले तो भाई ट्रीज को कट किया जाता है और पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पल्प क्या होता है? पल्प होता है जो पेड़ की स्टेम होती है उसमें होता है। अब ये वुड पल्प, इसको केमिकल्स के साथ मिक्स करा जाता है और फाइनली चेंज करा जाता है पेपर में मशीन्स के थ्रू। अब इंक जो बनाई जाती है, अब आपने देखा होगा कि कॉपीज पर आपकी लाइन खींची होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल भी होती हैं। एक हर पेज पर एक लाइन होती है वर्टिकल, बाकी सारी हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो इंक वो कहाँ से बनेगी? वो बनेगी केमिकल से। और यूज़ किस लिए होती है? वो लाइंस को प्रिंट करने के लिए पेज पर। अब उन पेजेस को आप एक नोटबुक में रखोगे, पैक करोगे और मार्केट में सेल आउट कर दोगे। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि पेपर आखिरकार बनता कैसा है, कितनी मेहनत लगती है पेपर बनाने में, कितने पेड़ कटते हैं, कितनी इंक का यूज़ होता है। तो पढ़ना तो वाइसली पड़ेगा, बहुत मतलब ना बहुत शान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। मतलब क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन को, एक इंडस्ट्री हम लोग कहाँ सेटअप करें, उसकी लोकेशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे क्या उस इंडस्ट्री की लोकेशन के आसपास रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है, वो आराम से मिल पा रहा है, लैंड कैसी है, वहाँ पर पानी कितना है, लेबर आ पा रही है आराम से या नहीं आ पा रही है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंजप्शन है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैपिटल पैसे कितने, मतलब अमाउंट कितना लगा रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट कि एक जगह से दूसरी जगह में आने जाने में, लेबर को लाने में, मशीनरी लाने में, तो वहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्ट है, और मार्केट कि जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं कि वो मार्केट में कितनी चल रही है। अब अगर आप एक एग्जांपल देखो तो जैसे बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट्स में रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा है, जैसे उसमें आटा यूज़ होता है, मैदा यूज़ होता है, पानी भी यूज़ हो रहा है, तो उनको उसको गूंदने में पानी यूज़ हो रहा है। अब लेबर का भी काम है, अब वो चाहे वो गूंदने में काम कर रही हो या फिर उसकी पैकेजिंग में, पावर इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, कैपिटल कितना पैसा हमने उसमें लगाया है। अब आटा लेके, गेहूँ भी लेके आएंगे, उसको पिसवाएंगे, उस सब में पैसा लगता है। ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग पैकेट्स बनाएंगे उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे, उनको मार्केट तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगा। और फिर ये देखना कि क्या उस कंपनी का कोई बिस्किट, मतलब उसी नाम का कोई और बिस्किट तो नहीं है मार्केट में, इन सब चीज़ों की चेक करना। प्लस ये देखना कि मार्केट में क्या वो बिस्किट्स चल पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो लॉकडाउन रहा था कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा, उसमें पहाड़ों में चाउमीन बहुत ज़्यादा खाई गई, नूडल्स बहुत ज़्यादा खाए गए। तो अब जब हमें पता चल पा रहा है कि मार्केट नूडल्स का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट किधर भेजेंगे? पहाड़ों की तरफ भेजेंगे नूडल्स को कैरी करने में। ओके, तो रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, ये सब का यूज़ होगा उसमें। फिर लिखा हुआ है एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनपुट, क्या हम उसमें डाल रहे हैं, क्या हमारी उसकी प्रोसेसिंग है, और फिर क्या हमें उसमें आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इनपुट की बात करूँ, इनपुट क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल कितना है, लेबर कैसी है, लैंड की कॉस्ट कितनी है जहाँ पर हम लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट,
पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ जाएगा इनपुट। उसके बाद आउटपुट क्या होगा, जो हमारा बिस्किट बना या फिर जो हमारी चाउमीन बनी थी, नूडल्स बने थे, वो था हमारा आउटपुट, एंड प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ इनकम जो उससे हमने कमाई है। और प्रोसेस, जो बीच का प्रोसेस था बिस्किट बनाने में, जो बीच का टाइम था जहाँ पर हम लोग आटा गूंद रहे थे, फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, बेक किया, बीच में चॉकलेट लगाई या वनीला, ऑरेंज, कोई भी जो क्रीम वाला बिस्किट होता है वो। और चाउमीन वाले में या नूडल्स वाले में हम लोग देख सकते हैं आटा गूंदा, मतलब मैदे को हमने अच्छे से गूंदा, उस पर बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स जो होती हैं जिसको हम नूडल्स बोलते हैं वो। ओके, तो ये तो हो गया बीच का प्रोसेस, और आउटपुट हो गया हमारा बिस्किट या फिर नूडल्स, और उनसे जो हमारी इनकम आई है। फिर है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। ये तो बहुत सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि इमर्जिंग, जो आजकल इमर्ज कर रही हैं, जो आजकल मार्केट में नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनको हम लोग सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। इसमें कौन सी है, आईटी सेक्टर, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज, ये सारी क्या है, ये सारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं। ओके, चलते हैं आगे। हुआ है द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर, सबसे दुनिया की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये पूछ लिया जाता है, ये इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी नहीं है, एक और ऑप्शन डाल देंगे वो लोग, और इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरह से पूछ सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन स्टील और टेक्सटाइल, ये बहुत पुरानी है, जबकि आईटी सेक्टर या आईटी इंडस्ट्री आजकल इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ओके, अब आता है स्मेल्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे, मतलब सीटेट में या यूटेट में जो साइंस का एग्ज़ाम आता है पेपर 2 में, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्मेल्टिंग क्या होता है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर ओर्स में से मेटल को निकाला जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें आयरन ओर की, आयरन ओर हमें मिला, उसमें से हमें आयरन निकालना है, तो उसको हम गर्म करेंगे। जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर वो पिघलता है, पिघलने से जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएगा टेम्परेचर, उसमें से और अलग होता रहेगा और मेटल अलग निकलता रहेगा। ओके, फिर लिखा हुआ है स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो स्टील जो है वो बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है किसी मॉडर्न इंडस्ट्री में, क्योंकि कई चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, कई क्या काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टील से बनती हैं। ओके, चलते हैं आगे। एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु, ये सारे इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर हैं जो कि लोकल रिसोर्सेज को, लोकल जो भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ यहाँ पर, उनको यूज़ कर रहे हैं। इंडिया की स्टील की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, 1947 में 1 मिलियन टन थी और 2002 में 30 मिलियन टन हो गई है। ओके, नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वेल इंडिया की स्टील प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक, ये नहीं आता एग्जाम में। ये आता है कई बार कि जो ग्रेट लेक हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यूएसए और कनाडा में, ये कुछ 5 लेक हैं मिलाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन और लेक ईरी, ये कुछ 5 लेक हैं। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा सुपीरियर, मतलब जैसे लाइन वाइज लिखे हुए हैं ऐसे ही ये नाम है, ऐसे ही इनका सीक्वेंस भी है। और जो लेक सुपीरियर है वो इन 5 लेक में से सबसे बड़ा लेक है और हायर अपस्ट्रीम में है, मतलब सबसे ऊंचा उठा हुआ है बाकियों से। ओके, इनके नेम्स आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं आगे। लेट्स लर्न अबाउट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के बारे में पढ़ते हैं। चलो, 1947 से पहले केवल एक ही आयरन का और स्टील प्लांट था इंडिया में, जिसको हम लोग टिस्को नाम दिया था। प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी ने इसको खरीदा था या इसको चलाया था। टिस्को स्टार्ट हुई थी 1907 में साकची में, साकची है झारखंड में, जहाँ पर 2 रिवर्स कॉन्फ्लुएंस हो रही हैं या मिल रही हैं। कौन कौन सी, सुबर्णा रेखा और खरकई। तो ये 2 रिवर्स हैं
इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब ये दोनों रिवर्स मिल रही हैं वहाँ पर साकची में, और वहीं पर ही टिस्को शुरू हुआ था 1907 में। टिस्को को अपना कोल मिलता है झारिया कोल फील्ड से, और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज और ये सब मिलते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। टिस्को क्या क्या बनाता है अब भाई? अब केमिकल्स बनाता है, लोकोमोटिव पार्ट्स जो हमारे मशीन्स में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर, तो ये सब टिस्को बनाता है। ओके, अगर अब मैं बात करूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है पहली बात तो। उसके बाद टिस्को कब शुरू हुई? 1907 में साकची में। जिन रिवर्स के पास है ये, उन रिवर्स का नाम बताइए, सुबर्णा रेखा और खारखाई। उसके बाद टिस्को क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या बनाता है, ये चीज़। ओके, इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नहीं इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। फाइबर्स कैन आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पर? रॉ मटेरियल के बेसिस पर। अब रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा? जो फाइबर्स हैं या फैब्रिक जिसे हम बोल सकते हैं। अब फैब्रिक भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल या मैन मेड। नेचुरल कौन से हो गए? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे नेचुरल हैं। और मैन मेड हो गए नायलन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, रेयन, ये सारे मैन मेड होते हैं जो लोगों ने खुद बनाए हैं। पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी 1854 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील करती है किस किस में? स्टोरेज में, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो स्टोरेज, किसी चीज़ को स्टोर करना, प्रोसेसिंग करनी उसकी, और फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर क्योंकि नाम ही जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, अब मेन फैक्टर्स जो लोकेशन, किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को गाइड करते हैं वो क्या है? ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कैसी वहाँ पर रिसोर्स है, कितनी कॉस्ट लग रही है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कैसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे। लिखा हुआ है हमारे पास कि पहली टेक्सटाइल मिल कंट्री में स्टैब्लिश हुई थी 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में, कोलकाता के पास, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि पहली टेक्सटाइल मिल कंट्री में कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। मेजर हब्स आईटी इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ हैं? सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, और इंडिया में बैंगलोर में। बैंगलोर इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ से इसको नाम मिला सिलिकॉन प्लेट्यू। सिलिकॉन वैली सेंटा क्लारा वैली का एक पार्ट है जो कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स के जस्ट नेक्स्ट है। 1/3 इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का टोटल प्रोडक्शन यहीं से एक्सपोर्ट होता है। कहाँ से? बैंगलोर से। ओके, चलते हैं आगे। अबाउट अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के बारे में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहली बात तो भाई अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, साबरमती रिवर के पास में। पहली मिल अहमदाबाद में स्टैब्लिश हुई 1859 में। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है इंडिया का मुंबई के बाद। मुंबई के बाद अहमदाबाद जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। क्लाइमेट आइडियल है वीविंग के लिए और स्पिनिंग के लिए, मतलब चीज़ों को बुनने के लिए और स्पिनिंग में, जहाँ पर हम लोग फाइबर्स बनाते हैं उस चीज़ में। अहमदाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा पास है किस चीज़ के? कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ के। इस वजह से अहमदाबाद में बहुत आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, या अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पहली मिल 1859 और दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल है यहाँ पर मुंबई के बाद। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट ओसाका। अभी तक अबाउट अहमदाबाद में के बारे में पढ़ा, अब ओसाका के बारे में पढ़ते हैं। तो ओसाका टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। ओसाका को कहा गया मैनचेस्टर ऑफ जापान। जैसे इंडिया में अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन वहीं उसी तरह से बोल सकते हैं हम कि ओसाका को कहा गया मैनचेस्टर ऑफ जापान। योडो रिवर जो है वो पानी देती है मिल्स को। ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली डिपेंड है
रॉ मटेरियल के जो कि इम्पोर्ट हो रहे हैं, मतलब दूसरे देशों से आ रहे हैं। जैसे अगर मैं कॉटन की बात करूँ, इंडिया के पास तो आराम से कॉटन है, अहमदाबाद के पास ही मिल रहा है। तो कॉटन को इम्पोर्ट करा जा रहा है इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो तैयार हो चुके प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको मेनली एक्सपोर्ट करा जाता है, मतलब बाहर भेजा जाता है, और उसकी वजह से उनकी बहुत अच्छी मार्केट होता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और प्राइस बहुत कम है। ओके, तो चलते हैं आगे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें थी कि मैनचेस्टर ऑफ जापान किसे कहा गया है और कौन सी रिवर है, रिवर योडो है। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं सिलिकॉन प्लेट्यू बैंगलोर के और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के। तो बैंगलोर में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और आईटी कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, और कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में एडवांस्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं पूरे दुनिया के। बैंगलोर में कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर। तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने आईटी पॉलिसी डिक्लेयर करी थी, अनाउंस करी थी पहली बार 1992 में। ओके, बैंगलोर में ही सबसे ज़्यादा स्किल्ड मैनेजर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है। कैलिफोर्निया की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है, स्पेस है डेवलपमेंट के लिए। लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, ये काफ़ी पास है रोड्स और एयरपोर्ट्स के। एंड मार्केट काफ़ी अच्छा है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी हद तक स्किल्ड है, काफ़ी सारे स्किल्स हैं उनके पास। ओके, चलते हैं आगे। सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। यहाँ से हमारा 5th चैप्टर था इंडस्ट्रीज़ वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 6th, एक और चैप्टर है, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।